अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी वीडियो जिसने सबको हिला करके रख दिया। हम सब जानते हैं कि माएँ, बहनें, बेटियां साझी होती हैं, हमें उनके साथ बर्ताव भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन शायद सियासत को इतना गंदा कर दिया गया है कि सियासत को सियासत रहने ही नहीं दिया गया। पॉलिटिक्स इज नॉट पॉलिटिक्स एनीमोर, बल्कि ये इतनी पर्सनल हो गई, इतनी पर्सनल हो गई है कि कभी कभी दिमाग सटक जाता है। मेरा तो सटक जाता है। आज सुबह सुबह, वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं अपने बारे में एक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मुझे पता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंजॉय करते हैं। मैं बहुत अर्ली राइजर नहीं हूं, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि जी मैं सुबह सूरज के साथ ही उठ जाती हूँ और फिर उसके बाद अपनी भागम दौड़ी पूरे दिन की शुरू कर देती हूँ। नहीं, हमारा ताल्लुक जिस प्रोफेशन से है उसमें हम जरा लेट लतीफ हैं, देर से उठते हैं, देर तक जागते हैं, देर तक काम करते हैं। हम आर्टिफिशियल लाइट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे शोज ही शाम को आते हैं, व्लॉगिंग भी हम शाम को करते हैं। खैर, ये राम कहानी सुनाने का मकसद ये है कि सुबह सुबह, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नमाज वगैरह के लिए आप उठते हैं, तो मैं उठी तो मैंने अपना फोन जब देखा तो उसके अंदर मुझे उस्मान डार साहब की तरफ से एक वीडियो आई हुई थी। जी, उस्मान डार, आपने बिल्कुल सही सुना। वो जो पहले पीटीआई में थे और अब शायद वो पीटीआई में नहीं है। उन्होंने कामरान शाहिद को एक इंटरव्यू दिया था और मैं असल में भूल गई हूँ क्या बोला था वकार साहब। उन्होंने सियासत ही छोड़ दी है, ये बोला था। हाँ, तो मतलब थोड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, ये मैं बिल्कुल, आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई टॉन्ट कर रही हूँ। उस्मान डार के साथ मेरे बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशंस हैं। मैंने उनके दोनों दफा हल्के कवर किए, जो दोनों इलेक्शंस उन्होंने किए थे जिसमें वो हार गए थे, और इसके अलावा वो ट्रू फेस थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। लेकिन जेन्युइनली मैं पीटीआई के बारे में इतनी कंफ्यूज हूँ कि मुझे तो सबसे पहले अपनी आदि फोन बुक को अपडेट करना है कि उनके नाम के आगे से पीटीआई हटाना है, किसी के नाम के आगे आईपीपी यानी इस्तेकाम पाकिस्तान लगाना है, किसी के नाम के आगे आजाद उम्मीदवार लगाना है। यानी कि मुझे इसको अपडेट करना। और आप यकीन करें कि ये इतना काम है कि मैं तो फोन खोल ही नहीं रही हूँ। मैंने मतलब अपने टीवी शो के लिए भी जो मेरा कोऑर्डिनेटर, उनको मैंने बोल दिया, भैया आप जरा अपनी लिस्ट है ना पीटीआई के हवाले से जरा अपडेट कर लें। खैर, तो मुझे ये पीटीआई वालों का जिन्होंने छोड़ दी है या जो भी है, मुझे उनका स्टेटस अभी तक पूरी तरह क्लियर ही नहीं है। लेकिन उस्मान डार साहब की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके साथ एक ताल्लुक है, उन्होंने उनका जो नंबर है वो विद हिज नेम सेव्ड है, और जाहिर सी बात है ऑन एंड ऑफ वो अपने मैसेजेस वगैरह शेयर करते रहते हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर की। वो वीडियो देखी सुबह सुबह, आप सोचें, मैं तो हिल करके रह गई। एक 70 साल की खातून उसमें, और वो 70 साल की खातून कोई और नहीं, उस्मान डार साहब की वालदा है। और उनकी जो मैंने हालत देखी उस वीडियो के अंदर, मतलब मैंने एक्चुअली तौबा तौबा की और मैंने उनके लिए दुआ की। मैंने सब माओं के लिए दुआ की। मेरी भी माँ है, ऑफ कोर्स मेरी भी उनके लिए वही फीलिंग्स हैं, और जो मेरी अपनी माँ के लिए फीलिंग्स है वही मेरी उस्मान डार साहब की माँ के लिए फीलिंग्स है, और वो मेरी हर एक की माँ के लिए फीलिंग्स होंगी। वकार साहब की माँ के लिए भी मेरी वही फीलिंग्स होंगी, मेरी ख्वाजा आसिफ और उनकी वालदा के लिए भी मेरी वही फीलिंग्स होंगी। एक इज्जत, एक एहतराम, माएँ, बेटियां, बहनें सबकी साझी होती हैं। उनकी वालदा उस वीडियो के अंदर ये क्लेम कर रही हैं कि ख्वाजा आसिफ ने उनके घर पे गुड्डे भेजे, उनका दरवाजा तोड़ा गया आधी रात को या अर्ली मॉर्निंग, मतलब ये पहर है, मतलब कोई नॉर्मल, वो कहते हैं ना कि सूरज चढ़ा हो और दिन दिहाड़े की ये एक्टिविटी नहीं है, ये अंधेरे की एक्टिविटी है। और उन्होंने गुंडे भेजे, उनके दरवाजे तोड़े। और उसके अलावा जो उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं, उन्होंने उस वीडियो के अंदर दुपट्टा नहीं लिया हुआ था नॉर्मली, क्योंकि वो सर पे दुपट्टा लेती हैं, वो दुपट्टा भी नहीं था उनका, थोड़ा सा गला भी ऐसे खुला था। और फिर वीडियो के एंड तक, जब मैंने पूरी वीडियो सुनी तो उस वीडियो के एंड तक उन्होंने कहा कि आकर के उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, और उनके साथ एक खातून खड़ी थी, उनके बाजू से कुछ कपड़े फटे हुए थे, टूटा हुआ दरवाजा नजर आ रहा था। मैं हिल गई, एक खातून होने की हैसियत से मैं हिल गई। और ऑफ कोर्स आप भी सुन रहे होंगे, आप भी ये वीडियो की जो तस्वीरें हैं ये साथ में चल रही हैं, ये बिल्कुल इस यूट्यूब के अंदर भी ये चल रही हैं, इस वीडियो के अंदर भी, कि जिस तरीके से उनके हालत है कि दुपट्टा नहीं है एंड कपड़े भी उनके प्रॉपर नहीं है। लग रहा है कि वो घर के एक नाइट सूट टाइप में है, और उसके भी कपड़े फाड़ने की, या गला खुला हुआ है उसका। सबसे पहले तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ, मतलब जितनी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। सियासत को सियासत रहने दे। कम ऑन फॉर गॉड सेक, इट इज जस्ट पॉलिटिक्स। 2 दफा उस्मान डार साहब उस हल्के से हारे हैं। एक दफा अगर टिकट मिल गई उनकी, अगर वालदा ने इलेक्शन लड़ लिया, उस्मान डार तो शायद पीटीआई से ना लड़े, अगर वो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ना चाहते हैं, अगर एक दफा और हार गए तो क्या हो जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि आप अगलों की माओ के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेंगे। ये एक तरफ की स्टोरी। दूसरी तरफ, जब ये मैसेज आया, मैं बहुत क्योंकि डिस्टर्ब हुई, और मैंने वही मैसेज ख्वाजा आसिफ साहब की टीम को फॉरवर्ड किया। उनकी सोशल मीडिया टीम के एक शख्स है, उनका नाम अब्दुल्ला है,
उन्होंने फौरन उस मैसेज के ऊपर रिप्लाई किया, क्योंकि जाहिर बात है सुबह सुबह का पहर था, और उन्होंने फौरन उसके ऊपर रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, ख्वाजा आसिफ साहब कभी ऐसा नहीं कर सकते, और उनकी टीम ने एक ट्वीट भी की। तो मैंने उनसे कहा कि ये ट्वीट और ये बात ख्वाजा आसिफ को करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो ख्वाजा आसिफ साहब पर लगा। उसके बाद हमने देखा कि पूरा एक सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना बयान दिया, उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी अपना बयान दिया और एक्सटेंसिवली इसके ऊपर बात शुरू की, और इस हद तक बात हो गई, इस हद तक बात आगे चली गई कि ट्विटर के ऊपर उस्मान डार और ख्वाजा आसिफ आमने सामने। मैं आपको एक चीज बता दूं, उस्मान डार और ख्वाजा आसिफ साहब दूर पार के रिश्तेदार भी हैं, दोनों का ताल्लुक कश्मीरी क्लैन से है। जो उस्मान डार साहब हैं उन्होंने 2 दफा इलेक्शंस ख्वाजा आसिफ साहब के अगेंस्ट कंटेस्ट किए, बहुत अच्छी फाइट पुटअप की, लेकिन ऑफ कोर्स ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं हरा सके। वो जो पिछले दोनों इलेक्शंस की कैंपेन्स थी, मैंने दोनों के हलकों में जाके, ख्वाजा आसिफ की भी एंड उस्मान डार साहब की, 2018 के इलेक्शन में भी और उससे पहले 2013 के इलेक्शंस में भी मैंने उनके हलकों में जाकर के कवर की थी। बहुत एनर्जी थी दोनों साइड्स पर और बड़ा मजा आ रहा था। यस, इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट अ पॉलिटिशियन लाइक ख्वाजा आसिफ, बिकॉज एक एक्सपीरियंस होता है, एक लेगेसी होती है, आप इतने सालों से एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ हैं, आपकी वफादारी उसके साथ है, फिर आप इतनी दफा वजारत में रहे हैं, और इलेक्शन की एक साइंस होती है, हल्के में आपको लोगों के काम करने पड़ते हैं, हल्कों के अंदर आपको लोगों को अपनी दस्तरस में रखना पड़ता है, एंड ख्वाजा आसिफ इज एन एक्सपर्ट टू दैट। नॉट दैट आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम उस्मान डार, उस्मान डार ने भी बहुत अच्छी फाइट पुटअप की, कंपैरेटिवली वो बहुत यंग है ख्वाजा आसिफ साहब से, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने इन तमाम तर इल्जामात को रद्द किया। उन्होंने कहा कि भाई पहले भी इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया था और मैंने तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस्मान डार की वालदा को अपनी बहन कहा था, मुझे रिश्तों का एहतराम पता है, ना मैंने पहले कभी ऐसी हरकत की है, ना मैं अब आइंदा करूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो एक कदम आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि भाई अगर उस्मान डार इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा फॉर व्हाटएवर रीजंस जो हम सबको पता है, तो वो इसका इल्जाम ख्वाजा आसिफ पे क्यों डाल रहे हैं, वो इसका बिल ख्वाजा आसिफ पे क्यों फाड़ रहे हैं। मसला ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि नंबर 1, ये जो उस्मान डार साहब की वालदा ने जो इल्जाम लगाया है ये सरासर बेबुनियाद है, सरासर झूठे हैं। दूसरा कि पर्सनल लेवल पर सियासत और स्कोर सेटल किया जा रहा है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने यहां तक मैसेज किया अपने ट्विटर के ऊपर ही कि ये जो उस्मान डार साहब हैं वो अपने लीडर के खिलाफ गए और उन्होंने आकर के इंटरव्यू दिया, और उसके ऊपर उस्मान डार साहब ने बाकायदा तौर पर उनको जवाब दिया ख्वाजा आसिफ को टैग करके। वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और उसका भी मैं जो है वो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको कहा कि भाई ये जो टीवी पर बैठ कर अपने लीडर के खिलाफ बातें करता है, उसके जवाब में उस्मान डार ने कहा कि ख्वाजा आसिफ वादा माफ गवाह तो तुम्हारे नाजायज बाप नवाज शरीफ के खिलाफ उसका समधी इसाक डार भी बना था, जिसके तुम और तुम्हारा सारा खानदान जूते पॉलिश करता है। और रही बात मेरे टीवी प्रोग्राम की, वो सारा पाकिस्तान जानता है कि इसकी क्या हकीकत है। मतलब उस्मान डार साहब ने ये बात करके अपने टीवी प्रोग्राम के अंदर जो उनका मौकफ था उसको डाइसी कर दिया, यानी जो उन्होंने तासुर देने की कोशिश की वो ये तासुर देने की कोशिश की नंबर 1 कि वो जबरदस्ती कराया गया था, राइट। देखे पढ़ के तो ट्वीट यही तासुर आएगा। अब मसला ये है कि जब उस्मान डार साहब से पूछा जाएगा तो डार साहब ये फरमाएंगे कि मेरा तो मतलब था कि इसकी हकीकत सबको पता है, वो मेरा मतलब ये था कि मैंने इंटरव्यू में बताया कि मैं जो 9 मई को सब कुछ हुआ मैं उससे अग्री नहीं करता था और यही इसकी हकीकत है। मतलब दोनों तरफ खेल रहे हैं। इसी तरह जो उस्मान डार साहब की वालदा है वो डायरेक्टली इल्जाम ख्वाजा आसिफ साहब पर लगा रही हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम नहीं लगा रही। हालांकि उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू आया कामरान शाहिद के साथ उसके ऊपर हर एक ने एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाया, क्योंकि उस्मान डार साहब को पहले उठा लिया जाता है, फिर उनको अदालत में पेश नहीं किया जाता, फिर उसके बाद पता नहीं वो गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं और कामरान शाहिद को एक इंटरव्यू दे देते हैं और उसके बाद बहुत सी बातें हुई। अब मेरा जो पैक है और जो मेरा मुद्दा है इसमें ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि अगर सियासत को आप इस लेवल तक ले जाएंगे, या तो आप खुल करके बोले, अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया, अगर या तो इसका मतलब है कि ख्वाजा आसिफ साहब गलत बयानी कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर ख्वाजा आसिफ साहब सच कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि उस्मान डार की जो वालदा है वो झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बहुत से लोगों का यह कहना है कि जो उस्मान डार साहब की वालदा है वो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना चाह रहे, इसलिए वो सारा कुछ ख्वाजा आसिफ पर डाल रही हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पंजाब की सियासत में 80s और 90s के टाइम पर लोग खुद से ये सारा कुछ स्टेज कर लेते थे कि देखिए जी हमारे घर पे अटैक हो रहा है, देखिए जी हमारे कपड़े फटे हैं, और ये सारा कुछ किया जाता है। कुछ भी हो, ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया हो, ये ख्वाजा आसिफ ने किया हो, ये उस्मान डार साहब की वालदा ने खुद किया हो,
ये उस्मान डार साहब की प्लानिंग हो, जो भी हो, ये गलत है। ये किसी सूरत ठीक नहीं हो सकता। आप मुझे प्लीज इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं कि क्या ये ठीक है, क्या मेरा जो इतना परेशान होना और जो मैं डिस्टर्ब हो रही हूं कि हमारी सियासत किधर चली गई है, ये किस लेवल तक बात लेकर के जाई जा रही है, क्या मेरा परेशान होना जायज है कि नहीं है, क्या ये परेशानी आपको भी लाहक हो रही है, आपने कमेंट करके बताना है। इस सियासत को खत्म करें। ये जो नफरत का बीज बोया जा रहा है ना, ये बहुत गलत है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत नफरत फैल चुकी है। अब इस वीडियो ने तो सबको हिलाकर रख दिया है और अभी ये मामला चलेगा। वो इसलिए मैं कह रही हूं कि मामला चलेगा क्योंकि ये वीडियो तो लेट नाइट आई या अर्ली मॉर्निंग आप कह लें, ठीक है, मतलब कि रात के उस पहर में। शेर अफजल मरवत, राइट, याद है ना ये नाम आपको? जी हाँ, शेर अफजल मरवत साहब वो जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होते ही जो पहला बयान, जब शेर अफजल मरवत साहब ने अपना मुंह खोला ना, तो जो पहली बात उन्होंने की, उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया है मरियम नवाज पर। किस चीज का इल्जाम लगाया है? कि जी मेरे साथ जेल में बड़ी ज्यादती हुई, जो भी मुझे अरेस्ट किया गया, जो भी किया गया वो मरियम नवाज की वजह से किया गया, मुझे जो है वो दवाइयां नहीं दी गई मरियम नवाज की वजह से, यानी बड़ा बुरा सलूक हुआ और वो सब कुछ मरियम नवाज की वजह से हुआ। उनसे पूछा भी गया कि शेर अफजल मरवत साहब आप इतने कॉन्फिडेंटली से मरियम नवाज के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो अफनान को चपेट पड़ी थी ना जावेद चौधरी वाले शो में, वो जो मेरी मार कुटाई हुई थी, उसकी खुन्नस मरियम नवाज निकाल रही है। अरे भाई कोई बंदा पूछे कि मरियम नवाज इतनी वेली बैठी हैं, मरियम नवाज के वालिद साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, धराधर मीटिंगें हो रही हैं, सुबह मीटिंग शुरू होती है, रात तक खत्म होती है। मरियम नवाज का यही काम है, वो अपने अब्बा जी को असिस्ट ना करें, वो अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग ना देखें, वो अपनी ये ना देखें कि उन्होंने किस किस हल्के से इलेक्शन लड़ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि मरियम नवाज ने कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सब जगह से इलेक्शन लड़ना है। प्लस सबसे बड़ी बात है कि मरियम नवाज ने अभी सिंध जाना है, उनका कराची का दौरा सर पे खड़ा हुआ है। वो ये चीजें ना करे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शेर अफजल मरवत के पीछे पड़ जाए, मतलब ये तो कमाल ही हो गया। आपको समझ में आता है? या फिर शेर अफजल मरवत साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज के पास वजीर आजम से भी ज्यादा इख्तियारात हैं कि वो पुलिस को, वो जेलों को, वो हर चीज को मैनेज करिए। तो फिर अगर मरियम नवाज के पास इतने ज्यादा इख्तियारात हैं तो मेरा ख्याल है फिर मरियम नवाज को वजीर आजम बना दें, गल मुक गई, इलेक्शन खत्म करें, सब कुछ। भाई पावरफुल शख्स होना चाहिए ना मुल्क का वजीर आजम, पप्पट तो नहीं होना चाहिए, इमरान खान जैसे तो नहीं होना चाहिए ना, जो जनरल बाजवा को भी साथ मिला ले, जनरल फैज को भी साथ मिला ले, जो नैब को भी साथ मिला ले, जो उसके बाद जो है पेमरा को भी साथ मिला ले, पूरी दुनिया को साथ मिला करके नवाज शरीफ की अगेंस्ट साजिश करे, राइट? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर मरियम नवाज इतनी पावरफुल हैं कि जिन्होंने अभी तक आज तक एक इलेक्शन नहीं लड़ा और वो शेर अफजल मरवत को जेल में टॉर्चर करने के लिए और उनको परेशान करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देंगी, तो फिर बना दो भाई उनको वजीर आजम। फिर काहे का इलेक्शन? मैं तो कहती हूँ ताकतवर लोग होने चाहिए वजीर आजम, पीरियड। दूसरी तरफ जी ये उन्होंने इल्जाम लगाया, उसके बाद उस्मान डार साहब ने ख्वाजा आसिफ पर इल्जाम लगा दिया। उसके बाद जी एक और नई चीज आई है, सनम जावेद, आपको याद है 9 मई वाली? जी हाँ याद है ना, वही सनम जावेद जो कि 9 मई से पहले और अभी भी आई एम 100% श्योर कि अभी अगर इमरान खान साहब जब भी जेल से बाहर आएंगे, अभी तो खैर उनके जेल से बाहर आने में बहुत टाइम है, जब भी जेल से बाहर आएंगे वो जमान पार्क में या बनी गाला के अंदर तक सनम जावेद को एंट्रेंस या रसाई नहीं देंगे। लेकिन 9 मई से पहले भी सनम जावेद जमान पार्क के एंट्रेंस के 2-3 बैरियर्स होते थे, वो तीसरे बैरियर के ऊपर वहां पे कैंप्स वगैरह में रहती थी, ठीक है, अपनी खुशी से रहती थी, बड़ी कटर किस्म की फॉलोअर है इमरान खान की और मतलब उनका एक पॉलिटिकल एक ओपिनियन है। अब इनका 9 मई के अंदर बहुत ठीक ठाक किरदार है, इनकी सुन लें। इन्होंने डायरेक्ट मरियम नवाज को टारगेट किया। अब ये कह रही हैं कि जहां से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ेंगी ना, मैं वहां से लड़ूंगी। तो भाई सनम बीबी आप हार जाएंगी अव्वल तो। दूसरी बात यह कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी बहुत है। आप 9 मई में मुलव्विस पाई गई हैं, इसके सबूत हैं, इसके शवाहिद हैं और ये एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉ ये साबित हो जाएगा। एक मरहला होता है नॉमिनेशन पेपर का, जब आप रियासत के साथ पंगा लेते हैं ना तो फिर ये कागजात भी एक्सेप्ट नहीं होते। दिल्ली अभी दूरस, आप पहले नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करें, उनको एक्सेप्ट करवाएं, फिर आप देखिएगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, मरियम नवाज है या कोई और है। जैसे अब यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो जेल में हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यास्मीन राशिद बिकॉज ऑफ कोर्स बीमारी के साथ साथ वो अपनी एक सियासत कर रही हैं, लेकिन वो भी जेल से ये कह रही है कि जहां से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा मैं उसके मुकाबले लड़ूंगी, जहां से शहबाज शरीफ लड़ेगा मैं उसके मुकाबले में लड़ूंगी। मतलब कि पूरी की पूरी पीटीआई को ये शरीफ फोबिया किस चीज पे हुआ है? भाई अगर ये सब लोग इतने ताकतवर हैं तो फिर इनको आने देना हुकूमत में। हमें ताकतवर लोग चाहिए जो कि अवाम के लिए काम करें,
अब तो वैसे पीटीआई आधी से ज्यादा जेल में है, आ जाए, आके आवाम के लिए काम करें। और अगर सिर्फ ये एक नफरत का बयानिया इसलिए बनाया जा रहा है कि खुद इलेक्शन से निकला जाए, खुद इलेक्शन से भागा जाए, कन्नी कतराई जाए, या फिर इलेक्शन से पहले मरियम नवाज को मजीद डिफेम किया जाए, या इलेक्शन से पहले ख्वाजा आसिफ को डिफेम किया जाए, या उस्मान डार साहब इस आड़ में अपनी कैंपेनिंग कर ले, व्हाट्सएवर जो भी, तो इस तरह की सियासत खत्म होनी चाहिए। इस तरह की सियासत को प्रमोट मत करें, मेरा साथ दीजिए। और इस तरह की सियासत को, जो कि नफरत की सियासत है, जो कि नेगेटिव सियासत है, इसको खत्म करें, इसको बिल्कुल बिल्कुल भी इनकरेज ना करें, क्योंकि इसी की वजह से सियासतदानों का आज ये हाल है। कोई पढ़ा लिखा शख्स सियासत में आना चाहता है? नहीं आना चाहता ना। तो मसला यह है कि हमने सियासत को भी इज्जत देनी है, और सियासत को इज्जत देने के लिए सियासतदानों को इज्जत देना पड़ेगी, और उसके लिए हमें इस तरह के काम से इज्तनाब करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।